Hello, good morning. By the way, this is evening 9:30 of night, but I will say good morning because this gives me positive vibes. अच्छा लगता है good morning बोल के। हाँ, तो हम लोगों ने करीब करीब 10 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या फीडबैक है, आपको कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, या किसी को लगता है कि सर इस चीज़ को इस वे में और बताया जाए, तो मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूँगा। तो जिसका जैसा भी सजेशन हो, कोई भी किसी को लग रहा हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे या इसमें ऐसा चीज़ कर सकते हैं आप लोग, तो या किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे आप रिप्लाई करें, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो, या अपना मोबाइल ऐप का जो चैट वाला जो सेक्शन है जिसमें आपका डाउट का सेक्शन है उसके अंदर आप जाके लिख सकते हो। क्लियर है? और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि मज़ा आया आपको, इंटरेक्टिव रहे अपना जो भी सेशन रहता है वो। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। और तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में आएगा, ये मान लो, ये जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रहे थे, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ रहे थे, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, सर्टेनिटी। तो जो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी था उसमें हमने ये बोला था कि दो कॉन्जुगेटिव जो कैनोनिकली कॉन्जुगेटिव जो पैरामीटर्स है, दो जिनको बोलते हैं संयुग्मी राशियां हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में दोनों को एक ही टाइम पर सही सही मेजर नहीं कर सकते। मतलब जब मेजर करेंगे, उनका मापन करेंगे, तो थोड़ी बहुत उनमें एरर आती है, त्रुटि आती है। आई बात समझ में? और उनमें हमने बोला था कि जैसे जो संयुग्मी राशियाँ हैं वो उनका दोनों का पेयर होता है, एक युग्म होता है, युग्म के रूप में होती है संयुग्मी राशियाँ। और जैसे हमने एक तो बताया था कि संवेग, मोमेंटम, एक क्या था, स्थिति, पोजीशन। तो एक तो मोमेंटम था, एक था क्या, पोजीशन। ये दोनों मिलके क्या, एक संयुग्मी राशि, ये संयुग्मी राशियाँ हैं दोनों एक दूसरे के लिए, क्या है, म्यूचुअली कॉन्जुगेटिव पैरामीटर्स है ये दोनों। तो अगर दोनों को अगर एक ही टाइम पर मेजर कर रहा हूँ मैं, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी त्रुटि आएगी, थोड़ी थोड़ी एरर आएगी। अगर इसके अंदर एरर मान लो डेल्टा पी है और इसके अंदर एरर डेल्टा एक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कम से कम इतना तो होगा कि इसका वैल्यू h/4 से क्या हो, ज़्यादा या इसके बराबर। मतलब इतनी त्रुटि, इतनी एरर तो आएगी ही आएगी, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आ रही कि आप जिस चीज़ से उसको मापन कर रहे हो उसकी वजह से ये एरर नहीं आ रहा, उसकी वजह से त्रुटि नहीं है। त्रुटि जो है वो नेचर का रूल है, वो आएगी आएगी, इतनी तो कम से कम आएगी, मतलब या तो इसके इक्वल या इससे ज़्यादा ही आएगी। तो इन दोनों संयुग्मी राशियों में, दोनों कैनोनिकली कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज में इतनी त्रुटि तो आएगी आएगी, ठीक है। पर दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जैसे ये पोजीशन एक्स डायरेक्शन में लिया, तो ये मोमेंटम जो संवेग ये भी एक्स डायरेक्शन का ही होना चाहिए। ये वाई में और ये एक्स में हो गया, फिर एरर नहीं आएगी, फिर दोनों चीज़ों को एक साथ मेजर हम लोग कर सकते हैं सेम टाइम पर। तो दोनों की ये दोनों चीज़ें अगर सेम टाइम पर मेजर करते हो तो उसमें एरर आता ही आता है। क्लियर है? इसको फिर हम लोगों ने लिख दिया था कि h/2π को तो हम h कट लिख देते हैं, h/2π को तो h कट लिख देते हैं, फिर बाकी 2 बच जाता है, तो ये डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये बच जाता है, ये लिखा था। ठीक है। तो ये तो संवेग और स्थिति में देखा था। मोमेंटम और पोजीशन में क्या था, अपना अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता था। इसको आप जैसे ये डेल्टा पी एक्स क्या है, ये संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या त्रुटि बोल लो, एरर बोल लो। और ये डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कि पोजीशन में एरर है, ये स्थिति में त्रुटि है, ठीक है ना। ये दोनों इसके लिए चीज़ें बोली जाती है। ये पोजीशन और मोमेंटम में हो गया था। इसी तरीके से हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में और बात की थी कि एनर्जी और टाइम में भी क्या होता है, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। मतलब जैसे आप कोई बताओ कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे था किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस टाइम पर इसकी एनर्जी ये थी,
ये दोनों चीज़ें आप एक साथ सही सही नहीं बता सकते हो। अगर आप बता रहे हो तो दोनों में से थोड़ी थोड़ी एरर है। आई बात समझ में? मतलब जैसे मैं ये बोलूँ कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मैं बोलूँ कि 10:09 पे और 45 सेकंड पे इस पार्टिकल का एनर्जी ये था। इसका मतलब है कि आप दोनों टाइम में भी और एनर्जी में भी थोड़ा थोड़ा एरर कर रहे हो, दोनों में थोड़ी थोड़ी त्रुटि होगी। आई बात समझ में? तो इसमें भी एनर्जी में मान लो डेल्टा ई एरर है, टाइम में डेल्टा टी है, तो ये भी उसके लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। ये यहाँ पर ये दोनों टाइम और एनर्जी क्या है? संयुग्मी राशियाँ। ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट है, यहाँ पर ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट है, ये दोनों। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बताया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग डेल्टा एल का और किसका? एंगल का कोणीय विस्थापन जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों भी क्या कैनोनिकली कॉन्जुगेट है। तो जो कैनोनिकली कॉन्जुगेट दो होती है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे इन दोनों का गुणनफल अगर करोगे, इसका जो यूनिट निकालोगे, इकाई निकालोगे, तो वो जूल इंटू सेकेंड आता है। क्या आता है? जूल इंटू सेकेंड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जिसका एनर्जी का जूल हो गया, इसका क्या टाइम का सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड। तो कोई भी कैनोनिकली कॉन्जुगेट जो क्वांटिटीज है, जो संयुग्मी राशियां, उनका गुणनफल करने पर जो उनका यूनिट इकाई बनता है, उसका यूनिट क्या आता है? जूल इंटू सेकेंड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का यूनिट भी जूल इंटू सेकेंड आएगा, इन दोनों का भी जूल इंटू सेकेंड, इनका भी जूल इंटू सेकेंड है। क्लियर है? तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत अब मैंने पहले ये लिखवा चुका हूँ मैं, अभी ये और बेटर क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो, मेरे को इस पर किसी ने डाउट भी पूछा था, तो वो क्लियर कर दिया है मैंने। अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन। ये तो प्रिंसिपल हो गया, अब इसका एप्लीकेशन मतलब यूज क्या हो रहा है इसका। तो अनिश्चित एग्जाम में एक तो एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम अनिश्चितता के सिद्धांत के, 4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे एग्जाम में। एक तो अनुप्रयोग आएगा और इस शुरू में ये डेफिनेशंस वगैरह जो इसका अनिश्चितता का पूछा था, अनसर्टेनिटी का, वो पूछेगा। क्लियर है? तो मैं पहला इसका अनुप्रयोग की बात कर रहा हूँ। पहला अनुप्रयोग ये बोलता है, जैसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये साबित करता है, ये प्रूफ देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर क्यों नहीं होता। कोई भी एटम होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर ऑर्बिट में सर्कुलेट होता रहता है, ये चक्कर बाहर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं रहते, या इलेक्ट्रॉन क्या अंदर रह सकता है क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहते तो इसका प्रूफ यहां से एक प्रूफ दिया जाता है कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां पर एब्सेंस होता है, मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, ये पता लगाने में, मतलब कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, वहां पर उसकी अनुपस्थिति होती है, ये शो करना है मुझे इस सिद्धांत के हिसाब से। जो अनसर्टेनिटी का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी से मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब चलो प्रूव स्टार्ट करते हैं कैसे। अब देखो, मुझे एक चीज पता है, क्या? थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता के सिद्धांत से मुझे क्या पता है? सिंस अनिश्चितता के सिद्धांत से, बाय थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, मुझे क्या पता है? थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी से मुझे ये पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, या जनरली इसको डेल्टा पी लिख लेते हैं। वो डेल्टा पी लिखेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि ये एक्स के साथ में एक्स ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एच कट बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। एक चीज़ पता है, ये अनिश्चितता के सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि मैं पहले मान लेता हूँ कि अगर
मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन से को बोलते हैं क्या, विरोधाभास से। मैं ये मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है। किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है। तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो तो इफ इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो देखो न्यूक्लियस, इसका जो नाभिक है उसका रेडियस जो होता है, त्रिज्या होती है, वो ऐसे होती है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान लो। अब इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 की रेंज में होती है, फर्मी की रेंज में होती है, वो ऐसे मानते हैं जैसे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं? एक फर्मी के बराबर बोलते हैं। तो ये इस रेंज में होती है उसकी त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या का रेंज हो गया। इसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं इसको एक्स से भी लिख सकता था, पर डेल्टा एक्स से लिख लेते हैं इसको। ये एक चीज़ हो गई। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे तो ये प्रूव करना है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब तो मैंने तो ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब रहेगा तो क्या होगा मैं ये प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये माना है कि नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है, सॉरी नाभिक की जो त्रिज्या है वो इस रेंज की होती है। इसका मतलब है इस रेंज की अगर त्रिज्या है तो इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की वो जो अनिश्चितता है इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो जो उसकी अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता का वो जो रेंज हो गया वो भी यही हो गया। इसलिए इसको डायरेक्ट जो त्रिज्या के बराबर है उसको क्या मान लिया? अनिश्चितता मान ली, अनसर्टेनिटी मान ली। किसमें? नाभिक की जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इतनी डिस्टेंस के बीच में होगा। तो ये अनिश्चितता होगी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में। क्लियर है? अब देखो मैं डेल्टा पी एक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये आएगा डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच कट बाई 2। डेल्टा एक्स नीचे की तरफ आएगा, डेल्टा एक्स नीचे की तरफ आएगा तो ये लिख दूंगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁻15 ये आएगा डेल्टा पी एक्स। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अभी पता है एच कट का जो वैल्यू होता है डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो। एच का वैल्यू तो 6.6 × 10⁻34 होता है। उसी तरीके से एच कट जो है वो क्या है? h/2π तो होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। क्लियर है? ये भैया अब देखो इसका वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा जो पी एक्स आएगा या डेल्टा पी जिसको मोमेंटम बोल लूँ मैं, तो ये आएगा क्या? 1.05 × 10⁻34 अपॉन 2 × 5 × 10⁻15। 2 × 5 10 हो गया, 10 को 10 की घात -15 है, ये 10 हो गया तो 10 की घात -14 हो गया। तो यहाँ पे 10 की घात 14 हो गया माइनस का नीचे तो, और ऊपर 10 की घात -34 है तो -34, 10 की घात -14 है ऊपर, तो ये कैंसिल आउट होगी। कितना बचेगा? ये बचेगा 1.05 × 10⁻20 ये बच गया। आई बात समझ में? मतलब संवेग में त्रुटि जो है, एरर इन मोमेंटम, या मैं बोल लूँ कि संवेग में जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी आ गई? ये आ गई। इसमें मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम इसके बराबर होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी? तो मैं मिनिमम बात कर लेता हूँ। तो डेल्टा पी जो मिनिमम है वो कितनी है? 1.05 × 10⁻20 ये आ गया। संवेग में जो अनिश्चितता है मिनिमम ये आएगी। क्लियर है ये भैया? अब देखो एक चीज़ नोटिस करना यहाँ पर, जो संवेग में जितनी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी जितनी है मोमेंटम में,
उतनी ही रेंज में क्या आता है, अपना संवेग आता है, मोमेंटम भी उसी रेंज में आता है। इसलिए जनरली ये लिखा जाता है यहाँ पर, जो भी अनसर्टेनिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरीके से लिखा जाता है कि ये अनसर्टेनिटी है वैसे तो, लेकिन अनसर्टेनिटी ही मोमेंटम के इक्वल लिख दी जाती है। यहाँ पे जो अनिश्चितता है उसी को, उसका जो वैल्यू है उसके इक्वल लिख दिया जाता है। तो ये जो है संवेग में, ये तो अनिश्चितता थी, यही रेंज क्या होगी, संवेग की होगी। जो मोमेंटम होगा वो भी इसी रेंज का होगा, तो वो उसको भी ऐसे लिख दिया जाता है। मतलब ये संवेग में अनिश्चितता थी, ये संवेग है, तो अनिश्चितता संवेग के ऑलमोस्ट या इक्वली आता है, ज़्यादा कोई बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ है, तो इसको इसके इक्वली लिखा जाता है। ये एरर में समझ में आता है, जब एरर को स्टडी करते हो ना आप, तब ये चीज़ समझ में आती है। तो आपको इसको पी मिनिमम के बराबर ही मानना। इसी तरीके से यहाँ पे भी तो माना था ना हमने, कि यहाँ पर मैं बोल रहा था क्या, कि जो रेडियस है वो रेडियस एक्चुअल में x था ये, लेकिन हमने इसको डेल्टा x मान लिया था। समझ में आता है ना। तो जो छोटे लेवल की जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो एरर होता है वो उसी रेंज का होता है जिसमें वो क्वांटिटी होती है। तो त्रिज्या के रेंज में त्रिज्या की अनिश्चितता, संवेग की रेंज में संवेग आएगा, ठीक है ना, उसकी अनिश्चितता उसी रेंज में आ जाएगी। तो ये मोमेंटम आ गया। अब मिनिमम मोमेंटम आ गया, न्यूनतम संवेग आ गया मेरे पास में। चलो ठीक है, न्यूनतम संवेग आ गया। इसका यूनिट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, के मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, किसी को कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं, ऐसे याद नहीं आया तो ऐसे ध्यान रख लेकर। मोमेंटम एम भी होता है, एम मास होता है तो इसका तो होता है केजी, वी क्या होता है, वेलोसिटी मीटर इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुंह उठा के चल दिया करो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ को। बहुत कम चीज़ें, बहुत जितनी चीज़ें कम याद रखोगे उतना ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। आगे चलो, तो ये पी मिनिमम आ गया भैया। अब ये तो पी मिनिमम आ गया। एनर्जी निकालनी हो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग हमेशा विराम द्रव्यमान की बात करेंगे, क्योंकि उसकी छोटी सी विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास जिसको बोलते हैं, तो रेस्ट मास की भी बात करते हैं। और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप एनर्जी निकालते हो तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालते हैं, मतलब आपेक्षिक ऊर्जा। और आपेक्षिक ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है। तो मैं अगर ऊर्जा की बात करूँ तो उसको आपेक्षिक ऊर्जा होगा, लेकिन मैं उसको केवल एनर्जी बोल रहा हूँ, ऊर्जा बोल रहा हूँ। ये ऐसे होता है, E इक्वल्स टू, मतलब ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी पार्टिकल की अगर आप एनर्जी की बात करो तो वो एनर्जी होगी पी सी का होल स्क्वायर इंटू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगी टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की। ये तो होती है जो है उसकी गति के कारण, उसके मोशन की वजह से। और ये जो है अंदर वाला, इसके अंदर वाला, ये इसकी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ये अंदर वाला मतलब जब वो रुका हुआ था तब उसकी ऊर्जा ये एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो इन दोनों के योग से मिलती है टोटल एनर्जी। के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बार बार इसके अंदर। इसको रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी बोलते हैं, आपेक्षिक ऊर्जा। अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो ये एम नॉट, मतलब पार्टिकल बहुत छोटा है मतलब उसका द्रव्यमान काफ़ी कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करूँ तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए एम नॉट जो है, एम नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है एम ओ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखो यहाँ पर ये बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻31, काफ़ी छोटा होता है। इसका भी जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसकी तुलना में ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये क्योंकि 10⁻31 से स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ये टर्म काफ़ी छोटा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो पीसी का स्क्वायर है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज देन दिस। तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू पी सी, ठीक है।
अब अगर मैं P मिनिमम रख दूं तो E भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर P संवेग न्यूनतम होगा तो एनर्जी भी न्यूनतम होगी। तो अगर P मिनिमम हो गया तो E भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो P मिनिमम का वैल्यू रखो भैया। P मतलब संवेग, न्यूनतम संवेग किसका, इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये न्यूनतम 1.05 इंटू 10⁻⁻20। तो ये E मिनिमम जो आएगी वो आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻20। C जो होता है प्रकाश का वेग होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻12। ठीक है। और ये सब MKS यूनिट में चल रहे थे ना, मीटर केजी इनमें चल रहे थे, मतलब ये भी MKS में आएगा। और ये जब एनर्जी MKS में आता है तो वो जूल में आता है, या ऐसा ही भी बोल सकते हो आप इसको, ये क्या है, जूल में है। ठीक है। तो इतनी एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन, हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो गया तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इतनी होती है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता इतनी होगी। अगर स्थिति में अनिश्चितता इतनी है तो संवेग में अनिश्चितता इतनी होगी। कहाँ से, इस फॉर्मूले से, इसमें पुट कर दिया। तो संवेग में अनिश्चितता इतनी होगी, तो मुझे ये पता चल गया कि संवेग में अनिश्चितता इतनी है, मतलब संवेग, न्यूनतम संवेग इतना हो जाएगा। और न्यूनतम संवेग मिल गया तो न्यूनतम ऊर्जा निकाल ली, मिनिमम एनर्जी निकाल ली। और मिनिमम एनर्जी निकाल ली, ये जूल के अंदर ही आ गया। अगर इस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में एक रिलेशन होता है, वो मैं बता देता हूँ, अभी टाइम है अपने पास में। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ऐसे होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो इससे डिवाइड कर दो। ये किसी को याद नहीं रहे ये वैल्यू, तो इसके लिए एक तरीका है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो कितना होता है, वो लिख दो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यूनिट, ये किस में है, जूल में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक तरीके से किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का ही यूनिट को शो करता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो E मिनिमम जो आएगा वो 3.15 इंटू 10⁻12 अपॉन, इससे डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ये 12, ये 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 31.12, एक पॉइंट इधर किसका देता हूँ, इधर ये 16 आ गया, और ये आ गया कितना, ये 7 हो गया क्या, ये 7, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ये आ गया E मिनिमम। इसको थोड़ा सा देखो, 16 × 2 तो 32 आता है, तो करीब करीब ये 20 के राउंड होगा। तो मैं इसको लगभग ऑलमोस्ट लिखूँ तो ये आएगा, ये 20 के राउंड आएगा, सॉरी 20 नहीं, 2 के राउंड आएगा, करीब करीब 2 बार कैंसिल आउट, 2 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और ये जो E मिनिमम आएगा ये ऑलमोस्ट आ गया 20 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा। तो ये तो हो गया 20, और इसको बोलते हैं मेगा कैपिटल M, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ही, तो ये आ गया E मिनिमम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस के अंदर माना मैंने और फिर उसका एनर्जी कैलकुलेट किया, मिनिमम एनर्जी, तो वो कितना आया, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता तो उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो करीब करीब आती है 2-3 मेगा। एक बीटा क्षय आता है, बीटा डीके का एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो बीटा डीके में ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो करीबन 2 to 3, मतलब 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। आई बात समझ। तो अगर वो 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता तो वहाँ तो अगर नाभिक में रहता तो उसका मिनिमम एनर्जी कितना होता, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो
इतना मिनिमम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का तो कितना 2-3 के आसपास होता है। उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। इसका मतलब है कि इतना एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इतना एनर्जी होता नहीं है। इसका मतलब है कि नाभिक में होता तो इतनी एनर्जी होती, लेकिन वो नाभिक में रहता ही नहीं, वो तो बाहर रहता है, इसलिए उसकी एनर्जी इससे काफ़ी कम है। तो नाभिक में रहने के लिए, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के सस्टेन करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, न्यूनतम जो ऊर्जा की आवश्यकता है, वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए उसके लिए एनर्जी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है। आई बात समझ? तो ये चीज़ का प्रूफ मिलता है अपने को। ये बहुत सालों पुरानी बात है। ये तो हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक तरीके से। मतलब लोग बता बता के चले गए, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पैसे कमा रहा हूँ आपको पढ़ा के, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ पढ़ के इनको। मतलब सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। एक्चुअल में जब भी आप रिसर्च के लिए आगे जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ों के पास आपके पास पहले नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी, किस वे में डेवलप हुई है साइंस फिजिक्स जो है अपनी। तो आगे जब पीएचडी के लिए या एमएससी के लिए जाओगे तो ये चीज़ें काफ़ी काम की है। इन पे आजकल एक्सपेरिमेंटल यूज हो रहे हैं, इनको थ्योरी में काम में लिया जा रहा है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं इनके ऊपर। अगर आप पीएचडी में जाते हो तो कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इसके बाद में मैं कुछ एक लाइन लिख देता हूँ। टाइम कितना है? टाइम है। मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, वो लाइन ऐसे लिखना कि प्रयोगों में यह देखा गया, प्रयोगों में यह देखा गया कि बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है तो उसकी ऊर्जा न्यूनतम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, न्यूनतम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अतः न्यूनतम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, अतः इलेक्ट्रॉन का नाभिक में पाया जाना असंभव है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन locates in the nucleus, then its minimum energy will be 20 mega electron volt. But in the experiment of beta decay, we get that energy of electron is in the range of 2 to 3 mega electron volt. So we can say that electron does not lie in the range of nucleus, or in the range of nucleus. कूल है? किसी को अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट कर देना, कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। और देखो ऑफलाइन क्लास में मैं काफ़ी मतलब मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि हाँ कैसा लग रहा है। बट यहाँ पर ऑनलाइन में मैं कैमरे के सामने आके बस खुद से बातें करता हूँ, ऐसा लगता है। बट यहाँ पर भी कई चीज़ें मतलब अगर देखा जाए तो बेटर भी है कि आप मेरे लेक्चर्स को रिपीट करके देख सकते हो अगर कोई भी डाउट आता है तो। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं एक्सपेरिमेंट शो कर सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे। हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने पहले दिखाए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, उसी तरीके से आगे भी और मैं शो करता रहूँ, ठीक है।
कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना। ओके, गुड नाइट।